हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक टुडे है उसमें आज हम बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट, और उसमें रेपो रेट कर लेकर के उन्होंने एक बात कही है, और वो बात यह है कि रेपो रेट को इस बार कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। इसलिए ये मुद्दा चर्चा में है कि मौद्रिक नीति समिति और रेपो रेट ये क्या है, किस तरीके से हैं, और इसको लेकर के हमारे यूपीएससी सेगमेंट में क्या क्वेश्चन बन सकता है सिविल सर्विस को लेकर के, किस तरीके से इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट इवेंट आप लोगों के लिए बता देते हैं कि हमारा छठा बैच यूपीएससी का फाउंडेशन जो बैच है वो हमारा कल से स्टार्ट हो चुका है, और इसमें आपको 10 तारीख तक एडमिशन लेने पर आपको विशेष छूट मिल रही है। MK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपको मात्र 17,499 रुपए लगेंगे, और ये केवल 10 जून तक के लिए है। शाम को 6 बजे से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखना 6 से 9, और ये 15 महीने का पूरा कोर्स है, ध्यान रखिएगा 15 महीने का, जिसमें आपको फाउंडेशन की क्लासेस, प्री कम मेंस, GS, CSET, निबंध ये सारी कंप्लीट होंगी। टेस्ट सीरीज है, पर्सनल मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। जो कुछ यूपीएससी के लिए नए पैटर्न के अनुसार या जिस तरीके से हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, उन सभी तरीके से हम, हमारी टीम, स्टडी IQ की पूरी टीम अमृतसर के नेतृत्व में आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। ओके, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, इस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिए, और अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कोड को जरूर इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके एवरीबॉडी, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मौद्रिक नीति समिति और उसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, जो टॉपिक टुडे की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है उसमें हम आज के या कल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं की हम चर्चा करते हैं, और उसी के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट जो आई है, तो सबसे पहले तो हमको यह जानना जरूरी है कि रिपोर्ट में क्या है, वो तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। पहले मौद्रिक नीति समिति होती क्या है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट में क्या क्या दिया होता है, ध्यान रखना वर्तमान की रिपोर्ट की नहीं है कि उस रिपोर्ट में किन किन चीजों के बारे में चर्चा की होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा है वर्तमान रिपोर्ट, यानी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट में सरकार ने कहा है, वो सॉरी RBI ने, RBI के गवर्नर जो शशिकांत दास जी हैं, उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। और साथ के साथ इसमें हम बात करेंगे संभावित प्रश्न को लेकर के कि संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये अगर आप देखेंगे तो मेरा पिछला जो टॉपिक टुडे था उसको आप लोग जरूर देखिएगा ध्यान से, और अपना पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, उसके नोट्स बनाइए। आपको इससे बाहर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। ओके एवरीबॉडी, तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मौद्रिक नीति समिति। पहली बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले RBI का मुख्य कार्य क्या है। RBI का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, बाजार में मुद्रा और साख का विनियमन करना। पहले RBI, ध्यान रखना, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति जारी करती थी। मौद्रिक नीति RBI जारी करती थी, जिसके माध्यम से बाजार में मुद्रा और साख दोनों का विनियमन किया जाता था, रेगुलेशन, जिससे कि बाजार में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों को कंट्रोल करके रखा जाए और देश को आगे, यानी कि आर्थिक समृद्धि की ओर लेके जाया जाए, देश को विकास की ओर लेके जाया जाए। ठीक है ना। इसलिए RBI समय समय पर मौद्रिक नीति जारी करती थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में इन सब चीजों को लेकर के एक कमेटी बना दी गई, मौद्रिक नीति समिति, और यह कमेटी का गठन 2016 में हुआ,
और इस कमेटी को आरबीआई और सरकार के बीच एक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता 2015 हुआ था, उसके तहत, इस समझौते के तहत इस कमेटी का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, एक समझौता हुआ आरबीआई और सरकार के बीच, जिसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता 2015, और इसके तहत ही 2016 में इस कमेटी का गठन हुआ। अब यही कमेटी ही अपनी रिपोर्ट निकालती है। इस कमेटी में कुल 6 सदस्य हैं, 3 आरबीआई के और 3 सरकार के होते हैं। 6 सदस्यीय कमेटी होती है और यह कमेटी प्रत्येक वर्ष 4 बार अपनी मीटिंग करती है प्रॉपर तरीके से, और प्रत्येक 6 माह पर अपनी मौद्रिक नीति की रिपोर्ट को जारी करती है, यानी कि साल में 2 बार। क्लियर हो गया? साल में 2 बार अपनी मौद्रिक नीति पर रिपोर्ट जारी करती है। तो वर्तमान में बताइए, मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है? मौद्रिक नीति रिपोर्ट को सोचिएगा, यही है। इसी तरीके से आपको सोचना है। कल मैंने 5W+1H के कंसेप्ट को समझाया था, तो वही है कि मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, कब जारी की जाती है, ठीक है ना, कैसे जारी की जाती है, इसके अंदर क्या क्या होता है। उसी तरीके से 5W+1H की थ्योरी पे काम करेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्यों की जाती है। तो अब एक सी बात है, अभी उस पर चर्चा करेंगे किस तरीके से करते हैं। एवरीबॉडी ओके? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी मौद्रिक नीति समिति के बारे में मैंने चर्चा कर दी। मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की जाती है, उसको समझ लीजिए। अब इसके बाद आता है कि मौद्रिक नीति समिति की जो रिपोर्ट होती है, जिसे हम मौद्रिक नीति रिपोर्ट कहते हैं, उस रिपोर्ट में होता क्या है। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट का मकसद होता है बाजार में मुद्रा और साख का विनियमन करना। रेगुलेशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख का विनियमन करना, यह इसका उद्देश्य है। ध्यान रखना। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? अब इसके बाद आती है कि यह कैसे करता है, किस तरीके से करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें मुद्रा और साख का विनियमन करने का मतलब होता है, ध्यान रखना, यहां पर 2 चीजें, एक मंदी की स्थिति से निपटना और दूसरा मुद्रा स्फीति की स्थिति से निपटना। मंदी तो आप जानते ही होंगे, मुद्रा स्फीति का मतलब होता है बाजार में महंगाई। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि महंगाई से निपटना। देखिए ध्यान रखें, अगर बहुत ज्यादा मंदी होगी तो भी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर मुद्रा स्फीति यानी महंगाई होगी तो भी समस्या होगी उसमें। ओके एवरीबॉडी, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए आरबीआई कोशिश ये करती है कि बाजार में मंदी और मुद्रा स्फीति दोनों ना आए, दोनों को कंट्रोल करके रखा जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए ध्यान रखिएगा, वो विभिन्न प्रकार के टूल यानी कि उपकरण इस्तेमाल करती है, विभिन्न प्रकार के उपकरण इस्तेमाल करती है, और वो उपकरण हैं ये: बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात जिसे हम CRR कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं, और MSF या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जिसे हम कहते हैं MSF। ये इन चीजों का वो इस्तेमाल करता है आरबीआई, जिससे कि बाजार में मंदी या मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए। और ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर आराम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश कर लीजिए, आ जाएगा आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति के अंतर्गत किन किन उपकरणों का इस्तेमाल करता है, वो ये रहे। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? चलिए अब इसमें देखेंगे कि ये जो 6 टूल हैं, इनके में किस तरीके से काम करता है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि मंदी और मुद्रास्फीति का कंसेप्ट आरबीआई से या मुद्रा से कैसे होता है, उसी के अनुसार उसको रेगुलेट किया जाता है, सिंपल तरीके से। ध्यान रखना, मंदी का मतलब होता है सिंपल सा, वस्तुओं की कीमतों का नीचे गिरना। इसका मतलब हो गया, या तो वस्तुएं बहुत ज्यादा आपूर्ति हो रही है तो कीमतें डाउन होंगी,
या फिर लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है। बात समझना, या तो लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर वस्तुओं की आपूर्ति बहुत ज्यादा है। अब आरबीआई वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर के तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुद्रा की स्थिति को लेकर के बात कर सकता है। तो उतने हिस्से को ही आरबीआई चेक करता है कि मुद्रा की कोई कमी ना पड़े। यानी मंदी के समय में आरबीआई कोशिश ये करता है, जब मंदी होती है, कि पैसे को यानी कि मुद्रा को बाजार में डाला डाले, जिससे कि लोग उस पैसे को लेकर के बाजार में खरीदारी करें। अब वो डालेगा कैसे? स्वाभाविक सी बात है, आरबीआई पैसा देगा किसको? बैंकों को, जो बाजार में बैंक हैं। और बैंक किसको देंगे? आम आदमी को। ध्यान रखिएगा, अगर आरबीआई यहां पर लोन सस्ता कर दे तो बैंक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोन ले लेंगे, और अगर बैंक अपना लोन सस्ता कर दे तो आम आदमी इसको खरीद लेगा, और आम आदमी ले लेगा तो बाजार में वस्तुओं की खरीद बिक्री बढ़ जाएगी। जैसे अभी आप लोग ईएमआई पर फोन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, बहुत सारे चीजें खरीदते हैं आप लोग। अगर उसी ईएमआई पर इंटरेस्ट और लगने लगे तो आप नहीं खरीदोगे। बात समझना। लेकिन ईएमआई आपके जितने रेट है उसी को डिवाइड कर दिया जाए तो आप लोग खरीद लेते हैं, बोले आराम से दे देंगे, क्यों खट्टा पैसा देना। तो ये सुविधा ने बाजार में डिमांड बढ़ा दी, रेट नहीं देना पड़ रहा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा। तो यही है कंसेप्ट। तो बाजार में डिमांड बढ़ जाती है। ओके, तो इससे क्या होगा? पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मंदी नीचे आ जाएगी। और इसी का जस्ट उल्टा होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और महंगाई दो चीजों से होती है। एक, या तो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाए, या फिर लोगों के पास पैसा ज्यादा हो। ठीक, ज्यादा खरीद रहे हो तो इसका मतलब है उनकी जेब से या तो पैसा निकाल लीजिए या फिर सप्लाई बढ़ा दीजिए। अब बाजार में सप्लाई जो है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके पैसे को तो कंट्रोल कर सकता है ना। तो इसीलिए मुद्रास्फीति के समय क्या करता है आरबीआई? ध्यान रखना, बाजार में मुद्रा को निकालता है। क्या करता है? मुद्रा को बाजार से निकालने की कोशिश करता है। ध्यान रखना। अब वो कैसे कोशिश करेगा? इसका मतलब है कि आरबीआई बैंकों को ज्यादा ब्याज पर पैसा देगा। जब बैंक महंगा ब्याज पर पैसा लेकर के आएंगे आरबीआई से, तो हमको ज्यादा ब्याज पर पैसा उठाएंगे, तो हम ज्यादा नहीं लेंगे, और ज्यादा नहीं लेंगे तो ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, और ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड नीचे आ जाएगी, और डिमांड नीचे आ जाएगी तो महंगाई नीचे आ जाएगी। इस तरीके से आरबीआई अपनी मुद्रा और साख को इन टूलों के माध्यम से इस तरीके से काम करता है। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि मंदी के समय में आरबीआई मनी को यानी मुद्रा को इंजेक्ट करता है, यानी कि अंदर डालता है। ठीक है ना? और मुद्रास्फीति के समय में पैसे को बाहर निकालता है, एब्जॉर्व करता है, सोखता है। क्लियर हो गया? तो ये इसका मुख्य कार्य है हाल फिलहाल में। और इस समय की स्थिति में भी आरबीआई इसी चीज को ध्यान में रखता है कि हमें इनमें से किसी एक रेट को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक तो कंसेप्ट ये हो गया। अब बात आती है कि ये चीजें होती क्या हैं। ये वो उपकरण हैं जिनके माध्यम से आरबीआई और बैंक आपस में लेन देन करते हैं अलग अलग तरीके से। ओके एवरीबॉडी, अलग अलग तरीके से वो लेन देन करते हैं। तो कैसे करते हैं ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, बैंक दर का मतलब क्या होता है? बैंक रेट। ध्यान रखना, बैंक रेट का मतलब क्या है? बैंक रेट का मतलब होता है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। ध्यान रखना, बैंक दर या एरो बनाया है, इसका मतलब है पैसा इधर जा रहा है। और बैंक क्या है? बैंक रेट क्या है?
वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। एक, ध्यान रखना, लेकिन ये वार्षिकी आधार पर होता है, एनुअल बेसिस पर। एक, दूसरा, इसी तरीके से रेपो रेट भी क्या होता है, जो मैंने टॉपिक रखा था कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रीपर्चेज ऑप्शन पुनर्खरीद उपाय कहते हैं हिंदी में, अगर कभी ना पढ़ा हो तो समझ लीजिएगा। रेपो रेट का मतलब होता है पुनर्खरीद उपाय दर। इसमें क्या होता है, इसमें भी आरबीआई सेम यही काम करता है, बैंकों को उधार देता है। इसका मतलब क्या है, बैंक को उधार कैसे मिलता है, आप क्या समझते हैं? आप बैंक से लेने जाते हैं तो बैंक ऐसे ही दे देती है? नहीं, आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवाती है। बात समझिएगा, क्या करवाती है? जो आपके पास है, सोना है, चांदी है, जमीन है, या कंपनी के कागज हैं, गहने हैं, वो गिरवी रखिए, पैसा ले जाइए, जिसको हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी। उसी तरीके से आरबीआई भी दोनों में अपने पास सिक्योरिटी रखता है। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि इसका मतलब हो गया, अगर आरबीआई ने पैसा बैंकों को दिया है, ठीक है ना, दिया है, तो बैंक जो हैं इसके पास क्या रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे। क्लियर हो गया? ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, ये 14 दिन के हिसाब से होता है, 14 डेज के हिसाब से। ठीक, उसी तरीके से रीपर्चेज ऑप्शन होता है, रीपर्चेज, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है, इसमें आरबीआई बैंकों का पैसा अपने पास रखता है। जैसे हम लोग पैसा बैंक के पास रख के आते हैं, कभी वहां से लेकर के भी आते हैं, तो दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो रिवर्स रेपो रेट में बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और इन दोनों में बैंक उधार लेते हैं। क्लियर हो गया? चौथा है आपका इसी तरीके से एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब होता है जब किसी बैंक को अचानक लिक्विडिटी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, अचानक कमी हो जाती है तरलता की या पैसे की, उसे तुरंत चाहिए, सडन, उस कंडीशन में इस रेट पर दिया जाता है उसको लोन। यानी इसमें भी आरबीआई ही पैसा देता है बैंक को, लेकिन कब, जब बहुत ज्यादा तरलता की जरूरत हो, बैंक के पास तरलता की कमी हो जाए, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज, अचानक उसको जरूरत पड़े, तो उस कंडीशन में एमएसएफ पर दिया जाता है उसको। यह भी एक रेट है, एमएसएफ रेट, ठीक है ना। एक है सीआरआर और दूसरा है एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना, एससीआरआर और एसएलआर। इसमें क्या होता है, इसमें नगद रूप में बैंक जो है अपना, सॉरी, आरबीआई के पास बैंक पैसा रखते हैं, किसके लिए, इमरजेंसी के लिए। ध्यान रखना, यह इमरजेंसी का फंड होता है जिसे उसकी गारंटी के तौर पर रखा जाता है। एक तरीके से बैंक रखते हैं आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ध्यान रखना। और एसएलआर क्या होता है, यह पैसा जो है बैंक अपने पास रखते हैं इमरजेंसी के लिए। दोनों ये इमरजेंसी फंड हैं और ये मार्केट के टूल हैं, ठीक है ना। और इनमें से दो चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनको कहा जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF भी कहते हैं, तरलता समायोजन सुविधा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में किनका उपाय किया जाता है, इनका, क्योंकि ये 14 दिन के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, इसलिए सरकार बार बार आरबीआई इसी का उपयोग करती है। तो इस रिपोर्ट में भी यही बात है कि उन्होंने रेपो रेट पर ही फोकस किया है, बाकी अन्य चीजों पर नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बैंक रेट भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है ना। इन तीन चीजों पर फोकस किया जाता है, लेकिन जब इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहलाता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके एवरीबॉडी, तो अब देख लीजिए इसके संदर्भ में वर्तमान रिपोर्ट क्या कहती है। सॉरी, इससे पहले जो मैं बताना चाह रहा था, अब एक चीज होती है, ध्यान रखना, मंदी के समय में
और महंगाई के समय में या तो इनमें से किसी का एक रेट बढ़ाए जाते हैं या रेट घटाए जाते हैं, किसी के भी, एक के या सबके, जैसी इच्छा हो। रेट बढ़ाए जाएंगे तो इसका मतलब है पैसा निकाला जाएगा, यानी कि महंगाई के समय, मुद्रास्फीति के समय रेट में वृद्धि की जाती है जिससे कि लोन महंगा हो जाए, और मंदी के समय रेट घटाए जाते हैं। ध्यान रखना, किसी एक के या सबके। एवरीबॉडी ओके? दोनों एक साथ नहीं चलते, घटाना बढ़ाना नहीं होता कि इसके बढ़ा दें इसके घटा दें, ये नहीं चलता है। या तो बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे, किसी एक के या सभी के। ध्यान रखना। और ये रही वर्तमान रिपोर्ट। वर्तमान रिपोर्ट में आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया है, नो चेंज। ये आपका 6.5% ही है, ध्यान रखना। और जीडीपी का अनुमान भी उन्होंने, ध्यान रखना, पहले था 6.4%, इसको बढ़ा करके 6.5% कर दिया है। यानी जीडीपी के अनुमान को 0.1% बढ़ा दिया है। पहले 6.5% था, वर्तमान में 6.5% कर दिया है, 6.4 से 6.5% कर दिया है, ठीक है ना। और ये उन्होंने कहा है कि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर किया है। चल निधि समायोजन सुविधा, यानी कि जो मैंने कहा था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत किया गया, ये रहा सेम, उसी के तहत किया गया है। इसमें यह निर्णय क्यों लिया गया? मुद्रास्फीति जो इस समय हमारी चल रही है, कौन सी? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, बोले 4% चल रही है। इसके लक्ष्य को हम आसानी से पा सकते हैं, 4% तक लाने के लिए हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए रेपो रेट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और इस समय कहा गया कि मानसून है, चल रहा है, ठीक है ना, और भी कई सारी समस्या हैं, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम आसानी से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए उन्होंने इसको रखा है कि इस बार 2023-24 में मुद्रास्फीति हमारी कितनी रहेगी? 5.51% रह सकती है, और ये इसके अलग अलग आंकड़े हैं, ठीक है ना। और 2023-24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6.5% ही रह सकती है, जो 6.4%, ठीक, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी मुद्रास्फीति का प्रभाव तो पड़ेगा, यानी महंगाई का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हम रेपो रेट और इन सब में कोई बदलाव नहीं कर रहे, जो है वही रहेगा। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। तो ये रहे इस समय के रेट जो इस समय चल रहे हैं। रेपो रेट 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 6.75%, CRR 4.5%, SLR 18% और MSF 6.75%। ये हैं इस समय के करंट के रेट। ओके, तो करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल भी और सारी चीजें भी मैंने आपको डिस्कस कर दी, ठीक है ना। और संभावित प्रश्न क्या बन सकता है? ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति ने हाल की रिपोर्ट में रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, मौद्रिक नीति समिति ने जीडीपी वृद्धि दर को 2023-24 के लिए 6.75% निर्धारित किया है। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। अब आप कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आंसर केवल 1। ये टारगेट कितना है? 6.5%। ओके एवरीबॉडी, तो आज का टॉपिक कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक से आपको अपने संबंध में जितनी भी सारी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए इसको हम यहीं रखते हैं टॉपिक टुडे में। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।